A person of mass 60 kg carries a 15 kg body on the top of a building 10 meter high in 5 minutes. He puts a power in carrying the body. अब इस क्वेश्चन के डाटा को देखें तो एक पर्सन का मास गिवन है 60 किलोग्राम जो 15 किलोग्राम का वेट लिफ्ट कर रहा है 10 मीटर की हाइट तक 5 मिनट्स में। हमें पावर कैलकुलेट करनी है, लेकिन टोटल पावर कैलकुलेट नहीं करनी, हमें सिर्फ पावर कैलकुलेट करनी है उस बॉडी को कैरी करने में, मीन्स 15 किलोग्राम को कैरी करने में। तो यहाँ जो पावर का फार्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh/t होगा, और यहाँ स्पेसिफिकली उसने कहा कि बॉडी को कैरी करने में तो मैस सिर्फ उस बॉडी का लिया जाएगा। अगर टोटल पावर होती तो फिर दोनों के मैसेज को हम ऐड करते, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, हाइट यहाँ पर है 10, टाइम मिनट्स में, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब 15 इंटू 4 60, बाकी सिंपल सा सोल्यूशन है 5 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10/2 5 वाट। तो करेक्ट आंसर इज बीटा। एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बात करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दैट मीन्स हमारे पास जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो करेक्ट आंसर इज चार्ली। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं होते, इस वजह से वो कैंसिल आउट नहीं होते। हम ये नहीं कह देते कि रिजल्टेंट ज़ीरो है, लेकिन एज अ होल जब सिस्टम की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि एज अ होल उस पूरे सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन इंडिविजुअली हम उन फोर्सेस के रिजल्टेंट को ज़ीरो के इक्वल नहीं लेते। द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीच एट मैक्सिमम हाइट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या इक्वेशन है। ये दो शॉर्टकट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी v के साथ लॉन्च करते हैं एंगल थीटा पे, और हमसे ये चीज़ कैलकुलेट करने को कहा जाए कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के मुकाबले में कितनी है। तो हमें एक चीज़ पता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है vx, और वो किसके इक्वल है v टाइम्स cos थीटा के। इस वजह से जब मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है हाफ mv² से, और वहाँ वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर इन टर्म्स ऑफ cos² थीटा आएगी। तो यहाँ पर शॉर्टकट याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी cos² थीटा की फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास sin² थीटा की फॉर्म में। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि दोनों फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैं, क्योंकि इनिशियली जब बॉडी को लॉन्च किया तो वहाँ पर सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, तो इस फॉर्म में एनर्जी को कंपेयर किया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इन टर्म्स ऑफ sin² थीटा, एंड दैट इज चार्ली। A solar panel delivers 100 watt for 1 minute. How much energy does it deliver during this period? एक सोलर पैनल है, उसकी पावर गिवन है 100 वाट, टाइम 1 मिनट, कितनी एनर्जी वो डिलीवर करेगा इस टाइम में। देखें पावर एनर्जी ओवर टाइम है, अगर हमें यहाँ पर एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो पावर और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कई दफ़ा इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और हम गलती जो करते हैं वो ये कि हम टाइम को कन्वर्ट नहीं करते या किसी वेरिएबल को कन्वर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर इसका ख्याल रखें कि पावर तो वाट में है, लेकिन टाइम मिनट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 जूल, तो किलो जूल की फॉर्म में लिखेंगे तो 6 किलो जूल। राइट आंसर इज बीटा। A car of mass 1000 kg moving with 25 meter per second collides straight with a stationary truck of mass 1500 kg and start moving together. Find the velocity of the truck. हमारे पास एक कार का मैस है 1000 किलोग्राम, मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, कोलाइड करती है एक स्टेशनरी ट्रक को जिसका मैस 1500 किलोग्राम, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुगेदर। कोलाइड करने के बाद दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। फाइंड करें कि ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी। देखें अगर दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो कोलिजन के बाद ट्रक और कार दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, कॉमन वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनाएं कि जितना मोमेंटम हमारे पास कोलिजन से पहले है उतना मोमेंटम कोलिजन के बाद। तो कोलिजन से पहले हमारे पास मैस ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस मैस ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो 0 है, इक्वल टू कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो मैस इंटू कॉमन वेलोसिटी, तो पहले कार का मैस और कॉमन वेलोसिटी, फिर ट्रक का मैस और कॉमन वेलोसिटी। तो लेफ्ट साइड पर mv
राइट साइड के ऊपर v डैश कॉमन लें तो m प्लस एम इंटू वी डैश। तो यहाँ से v डैश जो कॉमन वेलोसिटी वो किसके इक्वल आई, mv ओवर m प्लस m। अब ये जो v डैश है ये वेलोसिटी ट्रक की भी है और कार की भी है, तो किसी भी की कहता फार्मूला हमारे पास सेम है। तो मैस ऊपर कार का आएगा क्योंकि कार मूविंग है वो 1000, वेलोसिटी कार की 25, और नीचे मैस ऑफ ट्रक जो हमारे पास गिवन है 1500 और मैस ऑफ कार वो है 1000। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ गया 25,000 और नीचे 15,000 प्लस अगर हम ऐड करें यहाँ पर 10,000 फिर 1500 प्लस 1000 तो ये हमारे पास आएगा 2500। जब सॉल्व करेंगे 2500 और ये कैंसिल आउट होगा तो 10 हमारा राइट आंसर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक या वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन कितना है, वो 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज चार्ली। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इज, हमारे पास जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो वहाँ पर एक्सेलेरेशन के दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ लीनियर एक्सेलेरेशन की। एक एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट है वो रेडियल है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट हमारे पास होता है वो टेंजेंशियल होता है जो अलोंग द टेंजेंट, और इन दोनों में एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। अगर तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहा जाए तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी, एक तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी डेल्टा वी टी ओवर डेल्टा टी। अब ये ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कहें तो वो आर अल्फ़ा, और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है और ये अल्फ़ा क्रॉस आर के इक्वल है। आर यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, इसको हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर आर ही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा। अगर हमसे रेडियल एक्सेलेरेशन पूछा जाता तो रेडियल एक्सेलेरेशन हमारे पास वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, उसका फार्मूला वी स्केयर ओवर आर होगा, और इन टर्म्स ऑफ ओमेगा वी की जगह आर ओमेगा पुट करें तो रिजल्ट हमारे पास आता है आर ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड पुट किया जाए तो 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर के इक्वल आएगा। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 10 मीटर, देन इट्स हाइट इज। एक बॉल को 45 डिग्री पे लॉन्च किया गया, उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 10 मीटर। अगर 45 डिग्री पे, दैट मीन्स हमें जो ये रेंज गिवन है ये मैक्सिमम रेंज गिवन है, तो कैलकुलेट करना है हमने हाइट को। तो एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट है कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हाइट अगर कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास रिजल्ट होगा मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 10, तो 10 डिवाइड बाय 4 हमारा रिजल्ट होगा 2.5 मीटर एंड दैट इज डेल्टा। एक और शॉर्टकट यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर मैक्सिमम रेंज के अलावा कोई हमारे पास एंगल हो तो वो फार्मूला क्या है, दैट इज आर टाइम्स टेन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। तो यहाँ जब आप 45 डिग्री पुट करोगे तो 10 45 1 और 45 पे रेंज क्या होगी मैक्सिमम, तो उससे ये शॉर्टकट बन जाएगा जो मैक्सिमम रेंज को और हाइट को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। The relationship between force and position is shown in the figure given. In one-dimensional case, the work done by the force in displacing a body from x is equal to 1 centimeter to x is equal to 5 centimeter. एक फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। अब यूनिट का ख्याल रखना होता है ग्राफ में। अगर अब यहाँ यूनिट को देखें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास जो है वो डाइन गिवन है, और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वो सेंटीमीटर है, और जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास गिवन है अर्ग में। और आप जानते हैं कि जूल इक्वल होता है न्यूटन इनटू मीटर, मींस 1 न्यूटन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो तो 1 जूल, और अर्ग जब होता है तो न्यूटन की जगह डाइन आता है कि 1 डाइन अगर फोर्स हो और बॉडी डिस्प्लेस करे 1 सेंटीमीटर तो देन एनर्जी इज़ 1 अर्ग। और जो बाकी कन्वर्जन आप लोग जानते हैं वो ये कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है और 1 जूल 10�7 अर्ग होता है। तो यहाँ हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो यूनिट है फोर्स का डाइन, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, और यहाँ वर्क को हमने अर्ग में ही कैलकुलेट करना है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, 1 से लेकर 5 तक, ये 1 और ये 5 तक। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके जो इंटरवल्स हैं, पहला, ये दूसरा और ये लास्ट, ये तीनों पॉजिटिव इंटरवल हैं। इन तीनों में पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है।
जो थर्ड इंटरवल है हम अगर उसको देखें तो वहाँ पर फोर्स नेगेटिव है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। 1 से 5 जब आप वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो आप इन चारों इंटरवल्स के एरिया को जो वर्क के इक्वल है उसको ऐड करेंगे, लेकिन थर्ड वाले का साइन नेगेटिव पुट करेंगे। अगर पहले वाले में देखें बेस इंटू हाइट, तो बेस 1 है, हाइट 10 है, वो पॉजिटिव 10 के इक्वल आएगा। अगर सेकंड वन को देखें तो बेस 2 से 3 1, हाइट 20, तो 20 इंटू 1 ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो थर्ड है वहाँ डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव 1 है, लेकिन फोर्स हमारी नेगेटिव 20 है, तो यहाँ पर नेगेटिव 20 आएगा। और लास्ट वन बेस 1 हाइट 10, ये भी पॉजिटिव 10 आएगा। ये नेगेटिव 20 पॉजिटिव 20 कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस 10 ये 20, तो पॉजिटिव 20 अर्क हमारा राइट आंसर होगा, एंड दैट इज डेल्टा। The angular velocity of a wheel increases from 100 rps to 300 rps, means revolution per second, in 10 seconds. The number of revolutions made during that time is. एंगुलर वेलोसिटी 100 से 300 हो रही है 10 सेकंड में। हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मींस थीटा को कैलकुलेट करना है, और थीटा का यूनिट होना चाहिए रेवोल्यूशन में, मींस हम यहाँ रेवोल्यूशन को कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें आपका फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी ये यूज़ होगा, और यहाँ पर आप S की जगह थीटा, V की जगह ओमेगा यूज़ करेंगे। यहाँ V एवरेज होती है, तो यहाँ भी ओमेगा क्या होगा, वो एवरेज होगा, और यहाँ एवरेज का मतलब होगा ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो ओमेगा आई की वैल्यू 100, ओमेगा एफ की वैल्यू 300, डिवाइड कर देंगे 2, और टाइम यहाँ पर क्या गिवन है, वो 10 गिवन है। यूनिट्स का ख्याल रखना है, अदरवाइज इतने मुश्किल न्यूमेरिकल एमडी कैट में नहीं आते। 400 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आपके पास 10, ये 5, तो 400 इंटू 5 2000, और ये यूनिट क्या होगा, रेवोल्यूशन, क्योंकि हमने इस रेवोल्यूशन को कन्वर्ट नहीं किया था। तो 2000 राइट आंसर है, एंड दैट इज डेल्टा। अ बॉय होल्ड्स अ 40 न्यूटन वेट एट आर्म्स लेंथ फॉर 10 सेकेंड। हिज आर्म इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द बॉडी ऑन द वेट वाइल ही इज होल्डिंग इट। देखें हमारे पास एक बच्चे ने एक वेट को लिफ्ट किया हुआ, और यहाँ पर वो कहता है कि जो हाइट है उस बॉडी की ग्राउंड से वो 1.5 मीटर है। तो कितना वर्क होगा उसको होल्ड करने में। देखिए होल्ड करते हुए जब किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ है, इसका मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो के इक्वल है। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही तो वर्क डन क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। लिफ्ट करने में, लोअर करने में डिस्प्लेसमेंट होती है तो वर्क होता है, लेकिन जब आपने होल्ड किया हुआ है, इसका अंदर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही, तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। राइट आंसर इज अल्फा। A brick of mass 2 kg falls from a height of 10 meter. Its velocity when it reaches at a height of 5 meter is. हमारे पास एक ब्रिक का मैस गिवन है 2 किलोग्राम, जो 10 मीटर की हाइट पर है। उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो 5 मीटर की हाइट पर होगी। देखिए टोटल हाइट हमें यहाँ पर गिवन है वो 10 मीटर है, कि 10 मीटर की हाइट के ऊपर वो ब्रिक प्रेजेंट है, और जब वो ब्रिक 5 मीटर की हाइट पर है, कोई भी हाइट हो सकती है, यहाँ पर उन्होंने 5 मीटर कहा, तो 5 मीटर की हाइट के ऊपर हमारे पास उस ब्रिक की वेलोसिटी क्या होगी। यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लूज़ हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इक्वल आएगी mg डेल्टा h, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगी हाफ mv²। मैथ कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी का फार्मूला √2g डेल्टा h। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने याद रखनी है कि ये डेल्टा एच कौन सी हाइट है। ये डेल्टा एच वो हाइट है जो बॉडी ने कवर की जिस दौरान उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कवर हुई। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डेटा ऐसा है कि हम जिस भी हाइट को लेंगे आंसर गलत नहीं होगा, अदरवाइज डेल्टा एच ही आपकी हाइट है, जो यहाँ पर 10 - 5 के इक्वल है। लेट्स से अगर वो कहता कि बॉडी ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पर है, तो फिर 10 - 4 हमारे पास यहाँ पर 6 आता। तो याद रखिएगा कि ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया जिस दौरान उसकी एनर्जी कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पर बाकी ऐसा जितनी मुश्किल चीज़ नहीं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर है 5, क्योंकि 10 - 5 तो 20, 5 × 10 सॉरी 2 10, 10 × 10 100, तो 100 का अंडर रूट क्या होता है, वो 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर है, एंड दैट इज़ अल्फा।
कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर। दो बॉडीज़ के दौरान कोलिजन इलास्टिक कब होता है? जब बॉडीज़ कैसी होंगी? सॉलिड होंगी, सॉफ्ट होंगी। बीटा सॉलिड और इलास्टिक होंगी। चार्ली सॉलिड और हार्ड होंगी। और लास्ट है हार्ड एंड इलास्टिक। याद रखिएगा अगर दो बॉडीज़ हमारे पास सॉलिड हो और हार्ड हो तो फिर हमारे पास उनका कोलिजन जो होगा वो इलास्टिक होगा। अगर वो बॉडीज सॉफ्ट होंगी तो बॉडीज़ उसके अंदर क्या होंगी, वो धंस जाती हैं या फिर उनके कोलाइड करने के बाद कोई एक बॉडी रेस्ट पर आ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोलिजन हमारा जो है वो इलास्टिक नहीं है। ओवरऑल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। और कौन सी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती? काइनेटिक। इस वजह से बॉडी सॉलिड और हार्ड हो तो फिर चांस हमारे पास होता है कि जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। तो राइट आंसर इज चार्ली। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो टाइम एक्सिस के पैरेलल तो ये क्या शो करेगा? देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब है कि टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है लेकिन हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो के इक्वल और चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो मींस एक्सेलेरेशन ज़ीरो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चार्ली, एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो। न्यूटन लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल। जो लॉस ऑफ मोशन है उसकी दो लिमिटेशन है। नंबर वन, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं। नंबर टू, वो स्लो मूविंग बॉडीज़ के लिए होते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग बॉडीज़ के लिए रिलेटिविटी थ्योरी होती है। तो न्यूटन लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। हाई वेलोसिटी कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। राइट आंसर क्या होगा? डेल्टा। ये हमेशा पढ़ा करें कि क्या लिखा हुआ है, डू नॉट होल्ड या सिंपल होल्ड। तो डू नॉट होल्ड है तो यहाँ पर आंसर क्या है? डेल्टा। A ball is dropped from a height of 10 meter. It is embedded 1 meter in the stand and stops. In this process, एक बॉल को हमने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया रेत के ऊपर और हुआ क्या, वो रेत के अंदर जाकर एम्बेड हो गए। अब रेत में जाकर अगर वो बॉल एम्बेड हो गई इसका मतलब ये है कि उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर लूज़ किया तो ये कोलिजन हमारा इलास्टिक नहीं होगा। इस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि मोमेंटम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों में कंजर्व होता है। लेकिन काइनेटिक सिर्फ तब कंजर्व होगा जब कोलिजन क्या होगी? इलास्टिक। क्योंकि काइनेटिक अगर कंजर्व रहती तो बॉडी बाउंस बैक करती। अब बॉडी अगर बाउंस बैक नहीं की, उसके अंदर इम्बेड हो गई है, तो दैट मीन्स ये हमारा जो कोलिजन है इन इलास्टिक है और यहाँ सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा। राइट आंसर इज अल्फा। इसी तरह का क्वेश्चन और आता है कि हमने एक बुलेट को फायर किया और बुलेट हमारे पास जब फायर हुई तो सामने लेट से कोई वुडन ब्लॉक है, उस वुडन ब्लॉक के अंदर वो बुलेट पेनिट्रेट हो गई। तो बताएं क्या चीज़ कंजर्व होगी? यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि कोलिजन क्या है? इन इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक की पहचान है जहाँ बॉडीज़ कोलाइड करें और कोलाइड करने के बाद कोई एक बॉडी रेस्ट पर आ जाए, वो कोलिजन इन इलास्टिक होता है। The graph shows how the force acting on a body varies with time, assuming that the body is moving in a straight line. By how much does its momentum changes? हमें फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है। बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, मीन्स वन डायमेंशनल मोशन है, तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ? फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। अगर हमें मोमेंटम का चेंज फाइंड करना है तो वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। अब ग्राफ फोर्स और टाइम का है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ये हमारे पास ग्राफ के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम ग्राफ का एरिया फाइंड कर दें, एरिया अंडर द ग्राफ, तो वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ पर शेप देखें क्या है। जो शुरू में इंटरवल है ये हमारे पास शेप जो है स्क्वायर है, उसके बाद जो इंटरवल है वो शेप हमारे पास ट्राइपेजियम है। इनको नाम भी दिया जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट करना चाहें तो हमें अगर यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट करना है तो दो एरियाज ऐड करने हैं। पहले स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की बेस क्या है 2 और हाइट भी क्या है 2। उसके बाद ट्राइपेजियम है। अब अगर आपको याद नहीं है ट्राइपेजियम एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। अब ये भी ट्राइपेजियम है, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये भी ट्राइपेजियम है, और इवन अगर ये शेप यूँ हो तो ये भी ट्राइपेजियम है। ये साइड्स पैरेलल है। पैरेलल साइड्स को आप नाम दे दो ए और बी का। तो पैरेलल साइड्स हमारे पास यहाँ पर ए और बी, और उन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ एच। जो पैरेलल साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ एच। ये हाइट नहीं है, ये पैरेलल साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ट्राइपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स।
तो यहाँ पर हाफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये और ये दो साइड पैरेलल है। इसकी हाइट कितनी है 6, इसकी कितनी है 2, तो यहाँ पर पैरेलल साइड का सम 6 + 2 और इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जो 6 और 2 के दरमियान कितना है 4। तो यहाँ A6 B2 और हाइट कितनी है 6 और 2 का डिफरेंस वो 4। आगे सोल्यूशन सिंपल है, 2 + 2 4, 6 + 2 8, 8 × 2 16, तो 16 + 4 20 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड राइट आंसर है एंड दैट इज बीटा। Kinetic energy of the body moving with speed of 10 meter per second is 30 joule. If its speed becomes 30 meter per second, its kinetic energy becomes। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो गई। काइनेटिक एनर्जी पहले 30 है, अब कितनी हो जाएगी? देखें, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब वेलोसिटी अगर हम पहले देखें वो 10 मीटर पर सेकंड है और इस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो 30 जूल है। अब वेलोसिटी बाद में कितनी हो गई? वो 30 हो गई। मींस हमारी वेलोसिटी पहले के मुकाबले में वो 3 टाइम्स हो गई है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ऑब्वियसली अगर हम देखें कि वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है तो वेलोसिटी अगर 3 टाइम तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो काइनेटिक एनर्जी पहले से 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले कितनी है 30, 30 × 9, 3 × 9 27, 270 जूल राइट आंसर होगा एंड दैट इज चार्ली। द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। सर्कुलर मोशन के टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? फार्मूला हमें वो चाहिए जहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए। तो देखें V इक्वल है R ओमेगा के, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के। हमें टाइम पीरियड चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई R डिवाइड बाय V। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। और अगर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती तो हम जानते हैं कि ओमेगा 2 पाई F के इक्वल है, तो फिर रिजल्ट आता 2 पाई RF। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती वेलोसिटी ओवर 2 पाई R, मीन्स इसके रेसिप्रोकल के। द सर्कमफेरेंस सब्सटेंस एन एंगल ऑफ। सर्कमफेरेंस मीन्स एक सर्कल का जो टोटल पाथ है वो हमारे पास उसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। या लेट से अगर सेंटर O है, रेडियस R, एक बॉडी पॉइंट A से मूव करके दोबारा पॉइंट A पर आ जाए तो ये जो टोटल लेंथ है ये सर्कमफेरेंस है। और सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई R। तो हमसे ये पूछा गया कि सर्कमफेरेंस का एंगल कितना होगा, तो टोटल हमारा जो एंगल सर्कल का होता है वो 2 पाई रेडियन जो 360 डिग्री या 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। तो राइट आंसर इज बीटा। अदरवाइज हमें अगर हाफ सर्कमफेरेंस 1/4 सर्कमफेरेंस कहा जाए तो तरीका होता है ये फार्मूला S/R। S यहाँ पर सर्कमफेरेंस जो लेंथ है वो 2 पाई R/R, तो इससे रिजल्ट आएगा। अगर सर्कमफेरेंस का हाफ होता तो ऊपर 2 पाई ओवर 2 होता, सर्कमफेरेंस के 1/8 पार्ट होता तो 2 पाई ओवर 8 होता, तो यहाँ 2 पाई रेडियन। A body of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 1 meter per second on a frictionless table. The force required to keep a body moving with same velocity. क्वेश्चन को समझे कि बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, स्लाइड कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मींस बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। कहते हैं कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उस बॉडी को सेम वेलोसिटी से मूव करने के लिए। देखें, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही तो सेम वेलोसिटी से मूव करने के लिए कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि सरफेस क्या है वो फ्रिक्शनलेस है, उसकी वेलोसिटी तो कम ही नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डेल्टा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेंज के फार्मूला को देखें तो VI² साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय G। तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के, और इसके अलावा रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ 2 थीटा, जिसको हम डबल एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट जो करेक्ट होगा वो बीटा। और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये ऑप्शन लिखी होती तो ये भी करेक्ट होता। 75 kilowatt engine is generating full power. It is able to provide a 70 kilogram airplane a speed of 2.5 meter per second. Find the fraction of engine power used. कहते 75 किलोवाट इंजन हमारे पास है और जो फुल पावर जनरेट कर रहा है। अब उस पावर से हो क्या रहा है कि 700 किलोग्राम का एयरप्लेन
2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन करता है। तो कहता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इंजन पावर यूज़, कितनी फ्रैक्शन उस टोटल पावर की इंजन यूटिलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमने जो पावर आउटपुट है और जो पावर ओवरऑल इनपुट है इसकी रेशो को फाइंड करना है। जो इनपुट पावर है वो हमें गिवन है 75 किलो, मीन्स 75 इंटू 1000। अब जो आउटपुट पावर है वो कहाँ से आएगी, यहाँ पर पावर का फार्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, मीन्स फोर्स यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेट mg इंटू वी यूज़ होगा। तो मैस हमें यहाँ पर गिवन है वो 700 है, जो g उसको 10 लेंगे और वेलोसिटी कितनी है वो 2.5 है। अब डेटा को देखें सॉल्व कैसे होना है। तो यहाँ पर आपके पास जो रिज़ल्ट है सॉल्व होने के लिए वो क्या है कि ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये 1000 से कैंसिल करता है। अब ऊपर है 7 इंटू 2.5, नीचे है 75। 2.5 को 75 से सॉल्व करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि आप इस 2.5 को 25/10 लिखते हैं। जब 25/10 लिखेंगे तो 10 नीचे जाकर इसको बना देगा 7, 5 और ये वाला 10 आ गया। तो 25 इंटू 3, 3 इंटू 10 आपके पास क्या आ गया 30। तो यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 7/30। इसमें हम चेक कर लें कोई गलती तो नहीं कर रहे। 700 किलोग्राम और साथ 10 और जो स्पीड है वो 2.5, तो और नीचे हमारे पास है 75,000। तो 3 ज़ीरोस हमने कैंसिल कर दिए। 2.5, अब 2.5 में हमने उसको बना दिया 25। तो 25 बनाने के लिए 10 नीचे हमारे पास आ गया, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 7/30। बिल्कुल, तो 7/30। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है उसमें गलती है, कोई भी ऑप्शन इनमें से करेक्ट नहीं है। अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री शुड एम। अगर एक हंटर किसी बर्ड को किसी दरख्त में जो बैठी है उसको एम करता है तो उसको क्या एम करना चाहिए? अ लिटिल अबव द बर्ड, बिलो द बर्ड, एग्जैक्टली एट द बर्ड। देखें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम जानते हैं कि जो बॉडी का पाथ है वो पैराबोलिक बनेगा। इसका मतलब जो आपका टारगेट होगा उस टारगेट को आप एग्जैक्टली हिट नहीं करेंगे। अब टारगेट को अगर आपने हिट करना है तो जो आपका एम होगा वो स्लाइटली अबव होगा। जब स्लाइटली अबव आप एम करेंगे तो ये आपका अगर आपका एक्चुअल पाथ है तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पास एग्जैक्टली आपके टारगेट को हिट करने के चांसेस होंगे। तो जो एम होगा वो क्या होगा, स्लाइटली अबव द टारगेट, ताकि एग्जैक्टली टारगेट को हिट करें। तो राइट आंसर क्या होगा, अल्फा। और रीज़न पूछी जाए तो रीज़न यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। द एंगल डिस्क्राइब्ड इन 2 सेकेंड बाय एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 600 RPM इज। एक बॉडी 600 RPM से रोटेट कर रही है, तो बताएं 2 सेकेंड में उसका कितना एंगल होगा। सिंपल फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यूनिट का ख्याल रखें, यहाँ पर यूनिट रेडियन है, तो यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आरपीएम को कन्वर्ट करने का तरीका होता है 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में 60 सेकेंड, और टाइम यहाँ पर कितना गिवन है वो 2। तो ये आपके पास आ गया 10। बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 2 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 40, तो 40 पाई रेडियन आपका राइट आंसर होगा। If the tangential and centripetal acceleration are tangent and along the center respectively, then the resultant acceleration will be। सर्कुलर मोशन में जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है दोनों एक्सेलेशन प्रेजेंट है, और कहता है कि टोटल एक्सेलेशन क्या होगी, रिजल्टेंट एक्सेलेशन क्या होगी। हम जानते हैं कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में ये दोनों एक्सेलेशंस परपेंडिकुलर होती हैं। हम रेडियल जिसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं उसको देखें, और जो टेंजेंशियल है अलॉन्ग टेंजेंट, इनके दरमियान एंगल 90। तो अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो हेड टू टेल रूल्स जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट आएगा। तो इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट अगर करना है तो पैथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलेशन का स्क्वायर होल अंडर रूट। जब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको AT और AC की वैल्यू पता होनी चाहिए। AT रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड या टेंजेंशियल वेलोसिटी के इक्वल है, और उसके अलावा जो सेंट्रीपिटल है वो हमारे पास v²/r के इक्वल। तो राइट आंसर यहाँ पर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट व्हेन द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटेस्ट। अगर हमारे पास
हाइट जो है वो ज़्यादा हो तो क्या चीज़ इसमें से लार्ज होगी, मतलब किन दो का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखें कि हमारे पास हाइट के ज़्यादा होने से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एक शॉर्टकट है, इसको हम लिखते हैं हाइट इज़ इक्वल टू टी स्केयर जी डिवाइड बाय 8। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइट का और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है पावर 2 के साथ। तो अगर हाइट इंक्रीज़ करेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज़ करेगा। रेंज और हाइट का रिलेशन हमारे पास ऐसा डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेंज का फार्मूला उसमें साइन 2 थीटा आता है, ठीक है, और हाइट के फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा आता है। दोनों की वेरिएशन सिमिलर नहीं होती, लेकिन हाइट और टाइम को देखेंगे तो दोनों के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व हो रहा होता है। यहाँ पर कोई डबल एंगल 2 थीटा इन्वॉल्व नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ करेगी, जो टाइम की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, वो बीटा होगा। और यहाँ पर और कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा परफेक्ट नहीं बनती कि जिसको हम मार करें, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उनका ताल्लुक हमारे पास प्रोजेक्टाइल में नहीं होता, क्योंकि एंगल जो इन्वॉल्व होता है वो आपका इनिशियल एंगल होता है जिसके साथ इसका रिलेशन होगा। A racing car accelerates with the following average speed: 5 meter per second for 6 seconds, 10 meter per second for 2 seconds, 15 meter per second for 2 seconds. What is the overall average speed of the car? हमें कहा गया एक रेसिंग कार एक्सेलेरेट कर रही है और उसकी एवरेज स्पीड्स गिवन है 5 मीटर पर सेकंड 6 के लिए, 10 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के लिए और 15 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के लिए। एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी? देखिए, एवरेज स्पीड हमारे पास इक्वल है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब यहाँ 3 इंटरवल हैं, तो तीनों इंटरवल के हम डिस्टेंस को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम टोटल टाइम से, जो किसके इक्वल है T1 प्लस T2 प्लस T3 के। तो यहाँ पर हमें राइट वैल्यूज़ को पुट करना है। अब S इक्वल है VT के, तो S1 इक्वल आएगा हमारे पास V1 इंटू T1, S2 इक्वल आएगा V2 इंटू T2 और S3 इक्वल आएगा V3 इंटू T3। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 से। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, V1 है 5 और T1 है 6, तो 5 इंटू 6 30। V2 है 10 और T2 है 2, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। और इसी तरह से V3 15, T3 2, तो 15 इंटू 2 ये 30। और नीचे तीनों टाइम का सम, तीनों टाइम 6 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 प्लस 2, तो ऊपर 80 और नीचे हमारे पास क्या 10, 0 कैंसिल होगा, 8 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड एंड दैट इज चार्ली। विच फीचर ऑफ ग्राफ डिटरमिन एक्सेलेरेशन? हम ग्राफ के किस फीचर से एक्सेलेरेशन को फाइंड करते हैं? 4 ऑप्शन हैं, उनमें से सिलेक्ट करने हैं। या तो ऑप्शन वेलोसिटी टाइम की है या डिस्प्लेसमेंट टाइम की। देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, उस वेलोसिटी से हम फिर आगे एक्सेलेरेशन को डिटरमिन करते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें हमें 2 चीज़ें फाइंड करते हैं, एक उसके एरिया से और एक उसकी स्लोप से। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, एक्सेलेरेशन। और स्लोप के लिए जो दूसरा नाम है वो ग्रेडियंट है। और इसके अलावा इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, tan ऑफ थीटा। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलेरेशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, बीटा। When a force of 10 Newton acts on a 5 kilogram for 2 seconds, what is the rate of change of momentum? फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है 5 किलोग्राम मास पे 2 सेकंड के लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल है, और फोर्स तो ऑलरेडी गिवन है कितनी, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ही हमारा राइट आंसर है एंड दैट इज चार्ली। हाँ, अगर वो कहता है कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो फिर हम फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आंसर होगा 10 न्यूटन। विच ग्राफ बेस्ट शोज वेरिएशन इन मोमेंटम विद टाइम बाय कांस्टेंट फोर्स? देखिए, कौन सा ग्राफ मोमेंटम और टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट फोर्स को? देखिए, मोमेंटम और टाइम का अगर ग्राफ है, मोमेंटम अलोंग वाई और टाइम अलोंग एक्स, तो ये बात याद रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमें ग्राफ की स्लोप से पता चलेगा, क्योंकि स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है और बेस टाइम है।
तो स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल है। तो दैट मीन्स अगर हमें कांस्टेंट फोर्स चाहिए तो हमारी स्लोप क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मोमेंटम और टाइम के ग्राफ की स्लोप फोर्स के इक्वल है। इसका मतलब अगर कांस्टेंट फोर्स है तो इसका मतलब हमारी स्लोप क्या होनी चाहिए? वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ कौन सा होगा? अल्फा। जो बीटा है वो हमारे पास स्माइलिंग फेस है, वहाँ स्लोप इंक्रीज कर रही है। चार्ली सैड फेस, ये शॉर्टकट है, यहाँ स्लोप डिक्रीज कर रही है। और डेल्टा, वहाँ स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वहाँ स्लोप की वैल्यू क्या है? वो ज़ीरो है। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप है स्माइलिंग फेस, ये डिक्रीजिंग स्लोप है सैड फेस, और ये हमारे पास ग्राफ की जो शेप है ये कांस्टेंट स्लोप की होती है। तो राइट आंसर इज अल्फा। Force 2F acting on 10 kg produces acceleration 60 meter per second square. A force of 5F acting on m kg produces acceleration 50 meter per second square. What is capital M? देखिए पहले फोर्स 2F है जो 10 किलोग्राम बॉडी में 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रही है। F इज इक्वल टू एम में कि अगर हम रिलेशन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर F की जगह 2F, मैस की जगह 10, एक्सेलेरेशन हमारे पास 60 है। तो यहाँ पर अगर फोर्स की वैल्यू को देखें कि फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो 10 इंटू 60 600 और 2 डिवाइड होगा तो फोर्स की वैल्यू 300 न्यूटन आ गई। उसके बाद कहते हैं फोर्स 5F है। अब यहाँ फोर्स 5F है, मैस कैपिटल M है और एक्सेलेरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 50। फाइंड करना है कैपिटल M को। तो कैपिटल M यहाँ पर इक्वल आएगा 5 टाइम्स F ओवर 50 के। तो F हम फाइंड कर चुके हैं जो 300 के इक्वल है, तो 300 और ये 50, तो 10 0 कैंसिल होगा, 30 किलोग्राम राइट आंसर है एंड दैट इज चार्ली। The velocity time graph of a car moving in a straight road is shown. Initial acceleration of car is. हमें velocity time graph given है और हमें फाइंड करनी है इनिशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू को। देखें velocity time ग्राफ में स्लोप हमारी एक्सेलेरेशन की इक्वल है। velocity time ग्राफ में जो स्लोप है जो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये एक्सेलेरेशन के इक्वल है। अब ग्राफ के अगर 3 पार्ट्स करें तो ये वाला हिस्सा हमें इनिशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन 0, और ये हिस्सा हमें देगा फाइनल एक्सेलेरेशन। तो अगर हमें इनिशियल एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है तो इनिशियल पार्ट की परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये डेल्टा वी ये 20 है और बेस क्या है 5, तो 20 डिवाइड बाय 5, राइट आंसर क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज अल्फा। और ये पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर फाइनल एक्सेलेरेशन फाइंड करते हैं वो नेगेटिव आता, क्यों? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। A car of 1500 kg has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. How large was the retarding force? एक 1500 किलोग्राम कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो रही है 3 सेकंड में। फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना। देखिए फोर्स इक्वल है मैस टाइम एक्सेलेरेशन के और एक्सेलेरेशन इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। अब मैंने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, मैंने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को क्यों नहीं यूज़ किया? तो उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। उसकी रीज़न हमारा डाटा है। हमारा जो डाटा है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम इस एफ डी वाले रिलेशन को यूज़ नहीं करेंगे। इन टर्म्स ऑफ टाइम है तो हम सिंपल इसको एफ इज इक्वल टू एम ए से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मैस की वैल्यू 1500, वेलोसिटी का चेंज 20 और 15 का हम डिफरेंस देखें वो 5 है और टाइम की वैल्यू 3 है। तो 3 इंटू 5 15, ये 500, तो 500 इंटू 5 ये 2500 और चेंज सॉरी ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइनल 15 है इनिशियल 20, तो नेगेटिव फोर्स आएगी 2500 न्यूटन क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है। किलो में फाइंड करेंगे 1000 से डिवाइड तो -2.5 किलो न्यूटन। राइट आंसर इज अल्फा। Two bodies are projected with same velocity at 30 degree and 60 degree to the horizontal. The ratio of their height is. दो बॉडीज को प्रोजेक्ट किया है सेम वेलोसिटी से, लेकिन एक 30 डिग्री पर और एक 60 डिग्री पर, तो रेशियो ऑफ द हाइट। हाइट का फार्मूला, हाइट इक्वल है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2g। तो हाइट सेम है, 2g सेम है, मीन्स हाइट का साइन स्क्वेयर थीटा से डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हमें डिफरेंट हाइट एंगल पे हाइट को कंपेयर करना है तो h1 ओवर h2
इक्वल आएगा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 और स्केयर मैं एज अ होल लिख देता हूँ तो ये पावर 2। अब थीटा 1 एंगल 30 है तो साइन 30 डिग्री और थीटा 2 एंगल हमारे पास 60 है साइन 60 डिग्री होल स्केयर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये होल स्केयर 2 से कैंसिल हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 तो 1:3 राइट आंसर है एंड दैट इज चार्ली। A cricket player catches a ball of mass 100 gram and moving with velocity 25 meter per second. If the ball is caught in 0.1 second, the force of the blow exerted on the hand of the player. एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है, हमें मैस गिवन है बॉल का, वेलोसिटी गिवन है जो उसकी इनिशियल है, ऑब्वियसली जब कैच पकड़ेगा 0 हो जाएगी, टाइम है 0.1, तो फोर्स कितनी एग्जर्ट करेगी बॉल उस प्लेयर के हाथ पे। यहाँ यूज़ होगा फोर्स का फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। मैस 100 लेकिन ग्राम 1000 से डिवाइड करेंगे मीन्स 10⁻⁻3। वेलोसिटी का चेंज 25 - 0 25। जो टाइम हमें गिवन है 0.1 का मतलब है 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व करना तो सिंपल सा हमारे पास का सोल्यूशन है। ये पावर जो -1 है इसको -3 से अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -2 और -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, या ये -1 ऊपर जाके +1 1000 10⁻3 -3 तो मीन्स ये तीनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो 25 आपका राइट आंसर है और यूनिट इसका न्यूटन थीटा। A body is moving in a circular path with constant speed. It has एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और स्पीड कांस्टेंट है तो मीन्स ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा कहता है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगी, नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लीनियर एक्सेलेरेशन है वही प्रेजेंट है, क्योंकि और कोई एक्सेलेरेशन प्रेजेंट नहीं होगी, ना एंगुलर ना इसके अलावा टेंजेंशियल। और जो लीनियर एक्सेलेरेशन प्रेजेंट यहाँ पर वो है रेडियल एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल, और उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में नहीं हैं अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, लेकिन तमाम के यूनिट वेक्टर सेम नहीं होंगे। तो मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट कही जा सकती है, लेकिन ओवरऑल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, वो डेल्टा होगा कि एक्सेलेरेशन विच वेरीज विद टाइम, कि एक्सेलेरेशन टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्शन की वजह से। अगर हम बात करें कि एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट, तो वो भी करेक्ट है कि एक्सेलेरेशन की ओवरऑल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो बेस्ट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो बेस्ट आंसर हमें कौन सा मिलता है, आप क्या कहेंगे, बेस्ट आंसर क्या यहाँ चार्ली है या डेल्टा है? जी बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा चार्ली, क्योंकि एक्सेलेरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल इट्स मोमेंटम विल बी। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है? देखिए मोमेंटम के और काइनेटिक एनर्जी के अगर हम रिलेशन को लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है p²/2m के, और अगर हम यहाँ मोमेंटम के रिलेशन को लिखें तो वो √2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। तो अगर यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला के मुताबिक √2 के साथ है, मीन्स मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के √2 के साथ रिलेशन है। दैट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी डबल, मोमेंटम डबल नहीं होगा, वो √2 टाइम्स होगा। तो राइट आंसर इज डेल्टा। A flywheel rotates at a constant speed of 3000 rpm. The angle described by the shaft in radian in 1 second is। हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है 3000 rpm, ये उसकी एंगुलर स्पीड है। तो एंगल क्या होगा, कितने टाइम में, 1 सेकेंड। यूज़ होगा फार्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पर है 3000, कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये 2π से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड, तो 60 इंटू 50 हमारे पास आएगा, क्योंकि 60 इंटू 5 300 है, तो 3000 है तो 50 इंटू 2 ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 100π, और यूनिट इसका क्या होगा, वो रेडियन होगा। तो राइट आंसर इज अल्फा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन,
इट इम्प्लाइज दैट एट बी, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो बताएं बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए बी पॉइंट के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। अगर बी पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब फोर्स उसकी मोशन को अपोज कर रही है। अगर ए पॉइंट पे देखें तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ए पॉइंट पे हमारे पास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यहाँ कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। बी पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, दैट मीन्स यहाँ रिटार्डिंग फोर्स है। और अगर यहाँ पर एक और पॉइंट होता लेट से सी, तो वहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ करती तो वहाँ फोर्स मोशन के अलॉन्ग होती, फोर्स टुवर्ड्स मोशन होती। तो यहाँ बी पॉइंट पूछा गया तो आंसर होगा चार्ली, फोर्स अपोजिस मोशन। अगर ए पॉइंट पूछा जाता तो फिर अल्फा था। अगर सी पॉइंट लेट से मार्क होता तो यहाँ पर आपके पास बीटा ऑप्शन आती। हाउ फार इन मीटर विल अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड्स नहीं, उसने कहा कि 5th सेकेंड में वो कितना फॉल करेगी। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगर यहाँ पर होता 5 सेकेंड तो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होता। अगर पर्टिकुलरली उसने कहा कि 5th सेकेंड, तो ये आपका nth सेकेंड वाला क्वेश्चन है। और आप एक शॉर्टकट पढ़ते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड क्या है शॉर्टकट, चाहे हमारे पास फॉलिंग बॉडी हो या स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हो, शॉर्टकट है SN इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव g मीन्स 10 के इक्वल होगी। n क्या है, 5th सेकेंड है तो यहाँ 5 आएगा -1। तो 10/2, ये 5, 2 इंटू 5 10 -1 9, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, रिजल्ट क्या होगा वो 45 होगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, अल्फा।